या हाय ऑल। तो लास्ट क्लास में हम देख रहे थे यहाँ पर बिफोर अंडरस्टैंडिंग अवर स्प्रिंग स्प्रिंग बूट कौन से टाइप के हमारे पास में सॉफ्टवेयर है और कौन कौन से हमारे पास में सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है यहाँ पर ये। तो सॉफ्टवेयर जो हमारे पास में होते हैं वो होते हैं एज ए सेट ऑफ प्रोग्राम, और सेट ऑफ प्रोग्राम जो है हमारे पास में होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम हम किसी भी लैंग्वेज में राइट करते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा गोल ये रहता है कि हमें जो है वो हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करना ही है। तो मल्टीपल टाइप के हमारे पास में सॉफ्टवेयर, एक आता है स्टैंड अलोन की कैटेगरी में, एक आता है डिस्ट्रीब्यूटेड की कैटेगरी में। तो स्टैंड अलोन मतलब जो सिंगल मशीन के ऊपर जो रन करता है, हमारे एम एस ऑफिस, नोटपैड, म्यूजिक प्लेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे स्टैंड अलोन की कैटेगरी में आते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड की कैटेगरी में जहाँ पर मल्टीपल मशीनें आपस में क्या करती हैं, कम्युनिकेट करती है यहाँ पर ये। तो इस केस में हमारे पास में वेब एप्लीकेशन रहेगा या वेब सर्विसेज रहेगा ये। तो वेब एप्लीकेशन जहाँ पर क्या होता है, हमारे पास में रिस्पॉन्स आता है इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस। और वेब सर्विसेज उस केस में होती है जहाँ पर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होता है, बट यहाँ पर वेब से कोई मतलब नहीं है हमको, वेब पेजेस से कोई मतलब नहीं, जस्ट हमको रिस्पॉन्स से मतलब है। तो एज ए एंटरप्राइज एप्लीकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेब सर्विसेज एंड वेब एप्लीकेशन। तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए, एंटरप्राइज मतलब जिससे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, उस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन एप्लीकेशन से भी कम्युनिकेट करना पड़ सकता है यहाँ पर ये। जैसा कि ये मेरा बैंकिंग सिस्टम है, तो वो गवर्नमेंट के कुछ एप्लीकेशन से यहाँ पर क्या कर रहा है, वो कम्युनिकेट कर रहा है। तो इस केस में हम लोग एज ए वेब सर्विसेज क्रिएट करते हैं। और यदि हम लोग हमारे एप्लीकेशन के लेवल पे यदि हम लोग सेंड कर रहे हैं यहाँ पर कुछ वेब पेजेस, तो उसको हम लोग बोलते हैं एज ए वेब एप्लीकेशन। तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ वेब एप्लीकेशन और वेब सर्विसेज, सबके कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हमको इंडस्ट्री में वेब एप्लीकेशन भी क्रिएट करना पड़ सकता है और वेब सर्विसेज भी क्रिएट करना पड़ सकता है। तो अर्लियर सिनेरियो में हम लोग क्रिएट करते थे वेब, जो वेब एप्लीकेशन है साथ में क्रिएट करते थे। तो पहले जब हम लोग जेएसपी जेएसएफ वगैरह यूज़ करते थे तो साथ में करते थे, बट अभी के सिनेरियो में इस तरीके से नहीं होता है। अभी के सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं, एपीआई क्रिएट करते हैं और फ्रंट एंड का डेवलपमेंट क्या करते हैं, बिल्कुल डिफरेंट करते हैं। वहाँ पर हम लोग एंगुलर और रिएक्ट का यूज़ करते हैं और बाद में उसको इंट्रीग्रेटेड करते हैं, यहाँ पर इंट्रीग्रेशन करके उसका टेस्टिंग करते हैं और बाद में उसको इंट्रीग्रेट करते हैं। पर दोनों का डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब साथ में नहीं होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, बाद में इंट्रीग्रेट करते हैं। और इंट्रीग्रेट करके हम ऐसे उसको वेब एप्लीकेशन बोल सकते हैं, दोनों को अलग अलग डेवलपमेंट करने के बाद में इंट्रीग्रेट करके हम उसको एज ए वेब एप्लीकेशन बोल सकते हैं। और इसका रिस्पॉन्स हम लोग एक ही सर्वर से भी ला सकते हैं या हम उसको अलग अलग सर्वर पे भी रख सकते हैं यहाँ पर ये। तो एप्लीकेशन जो होता है हमारा ऐसे लूजली कपल्ड होता है यहाँ से ये। तो उसको अभी आगे देखते हैं। तो पहले किस तरीके से हम लोग करते थे और अभी किस तरीके से करते हैं, इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं मॉडर्नली जो है वो जस्ट एपीआई क्रिएट करते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, रेस्टफुल वेब सर्विसेज यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो ये एप्लीकेशन के लेवल पे हमारी बात हो गई। तो कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए इंडस्ट्री के लेवल पे हम लोग फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं, जिसमें कि स्टार्ट्स, ईजेबी, ये भी फ्रेमवर्क थे, बट ये आउटडेटेड हो गए। अभी हमारे पास में हमारा ये स्प्रिंग, हाइबरनेट। तो ये पर्टिकुलरली जो फ्रेमवर्क है जो है ये एक तरीके के सेमी डेवलप्ड कोड है। तो ये सेमी डेवलप्ड कोड हमारे बने होते हैं टॉप ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो ये सेमी डेवलप्ड कोड जो हमारे पास में रहेंगे वो टॉप ऑफ द टेक्नोलॉजी यहाँ पर क्रिएटेड रहेंगे। अब इसके अंदर क्या है, जो हमारे पास में टेक्नोलॉजी है ये, जिसके ऊपर एक बायलर प्लेट कोड, एक यूटिलिटी कोड, जो कि हमेशा सारे के सारे एप्लीकेशन के लेवल पर, सॉफ्टवेयर के लेवल पर लगा ही होता है ये हमारे पास में फ्रेमवर्क पे अवेलेबल रहता है ये। तो ये पर्टिकुलरली ये फ्रेमवर्क जो होते हैं वो टेक्नोलॉजी के टॉप पे होते हैं। इसलिए जो इंटरव्यू होता है वो मोस्टली वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होता है, क्योंकि फ्रेमवर्क में तो चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है, बट बिहाइंड द सीन कैसे काम हो रहा है वो हमारा इस पर्टिकुलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे या टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी इज ए नथिंग बट ए रेडीमेडेड एपीआई।
तो यहाँ पर जेडीबीसी एक टेक्नोलॉजी है जो कि क्या करती है कि डेटाबेस से कम्युनिकेट करती है। सर्वर जो है यहाँ पर सर्वलेट एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करते हैं। वैसा यहाँ पर वेब सर्विसेज भी टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग वेब सर्विसेज क्रिएट करते हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी के पार्ट में ही आता है यहाँ पर ये। फिर कोई भी एप्लीकेशन को हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, तो एप्लीकेशन के लेवल पे हमें ओप्स, डिज़ाइन पैटर्न, सॉलिड प्रिंसिपल ये आना चाहिए। इसके अलावा एक गुड डेटा स्ट्रक्चर का भी नॉलेज चाहिए यहाँ पर। तो हाइबरनेट जो है वो बेसिकली, अभी मैं उसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ क्या था पहले ये, अभी के सिनेरियो में क्या है ये। तो ये स्प्रिंग बूट, इसके बाद में हमारे पास में क्या है, स्प्रिंग बूट है ये। तो अभी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं पहले मोनोलिथिक एप्लीकेशन कैसे काम करते हैं, माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन कैसे काम करते हैं। तो ये मोनोलिथिक एक आर्किटेक्चर है, एक माइक्रो सर्विसेज हमारे पास में क्या है, ये आर्किटेक्चर है यहाँ पर। ये बिफोर गोइंग स्प्रिंग स्प्रिंग बूट, ये आर्किटेक्चर अंडरस्टैंड करना हमारे लिए क्या होता है, जरूरी होता है ये। तो एक आर्किटेक्चर है हमारे पास में मोनोलिथिक। एक अभी के समय में आर्किटेक्चर जो चल रहा है हमारे पास में, ये माइक्रो सर्विसेज। तो और भी आर्किटेक्चर होते हैं बट अभी मेन जो आर्किटेक्चर है वो हमारे पास में वो इस टाइप के आर्किटेक्चर है हमारी। तो जब भी हम लोग किसी भी टाइप का एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं इन रिस्पेक्टिव ऑफ टेक्नोलॉजी, इन रिस्पेक्टिव ऑफ फ्रेमवर्क, तुम टेक्नोलॉजी में क्रिएट करो, तो किसी भी एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए मिनिमम मिनिमम हमें क्या लगता है, डेटाबेस लगता है, सर्वर लगता है। हमको किसी भी तरीके का एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो मिनिमम से मिनिमम हमको सर्वर लगेगा और डेटाबेस लगेगा, ये मिनिमम से मिनिमम है। और भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लगते हैं बट कम से कम हमें ये लगता ही लगता है यहाँ पर ही। तो एक रहेगा हमारे पास में हमारा मशीन, मशीन के अंदर रहेगा हमारे पास में सर्वर, सर्वर के अंदर रहेगा हमारा एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन को हम लोग कोर जावा या एडवांस जावा की हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हैं ओनली, या हम लोग फ्रेमवर्क की हेल्प से भी हम लोग उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट का, तो सबसे पहले हमको सोचना पड़ता है कि कहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एज ए फ्रेशियर हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और एक्सपीरियंस हो या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में काम करो तो वहाँ पर वो आर्किटेक्चर पहले से क्रिएटेड ही रहता है यहाँ पर ये। तो एप्लीकेशन का कहीं ना कहीं से क्या होगा, स्टार्ट होता है यहाँ पर ये। तो एप्लीकेशन को क्रिएट करने के पहले, किसी भी टाइप की एप्लीकेशन को क्रिएट करने के पहले हमें डिज़ाइन पैटर्न का नॉलेज होना चाहिए, सॉलिड प्रिंसिपल का नॉलेज होना चाहिए ये। उप्स का तो ऑब्वियसली होगा ही, कोड जावा के अंदर हम लोग उप्स देखते ही हैं, इसका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग प्रॉपर क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर कर पाते हैं हमारे एप्लीकेशन को। जस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से काम नहीं होगा कि कोड जावा एडवांस जावा हो गया वो हमारा काम हो गया, हमको एप्लीकेशन को स्ट्रक्चर करना पड़ता है सबसे पहले। सबसे मेन काम क्या होता है हमारे पास में, एप्लीकेशन को स्ट्रक्चर करने का। तो हम क्या करते हैं कि जब भी कोई एप्लीकेशन रहता है, उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट रहती है, तो हम ऑलवेज हम लेयर्स के फॉर्मेट में सोचते हैं कि हम लोग किस तरीके से उस पर काम करते हैं। तो बेसिकली कम से कम यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन को ब्रेक डाउन करते हैं 3 लेयर्स में कम से कम।
कोई कुछ भी काम कर रहे हो, स्क्रैच से क्रिएट कर रहे हो या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में क्रिएट कर रहे हो, तो तुमको सबसे पहले ब्रेन में इन 3 लेयरों में एप्लीकेशन को क्या करना है, यहाँ पर थिंकिंग करना है, यहाँ पर ये कि तुम किस लेयर पे काम करने वाले हो यहाँ पर ये। तो एक हमारे पास में लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एज ए प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर हो सकती है या वो एपीआई लेयर हो सकती है। तो वेब एप्लीकेशन क्रिएट करोगे तो वो प्रेजेंटेशन लेयर का पार्ट होगी, यदि वेब सर्विसेज क्रिएट करोगे तो वो एपीआई लेयर का पार्ट होगी ये। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में तो हम लोग एपीआई क्रिएट करते हैं, वेब सर्विसेज ही क्रिएट करते हैं, हम लोग ऐसे प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो क्रिएट नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो वो ऐसे छोटे मोटे एप्लीकेशन के लिए हम लोग इन हाउस एप्लीकेशन, छोटे एप्लीकेशन, स्टूडेंट मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट, वहाँ पर लोग लर्न करते समय कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ यहीं से जो यूआई का पेज जो है वो रेंडर करवाते हैं। बट अभी के सिनेरियो में जहाँ पर हम लोग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं तो हम लोग एपीआई लेयर पे काम करते हैं। तो ये क्या है कि हमारे पास में एक जो है वो एपीआई लेयर या प्रेजेंटेशन लेयर हो गई, फिर अगली लेयर हो गई सर्विस लेयर। और नेक्स्ट लेयर हो गई हमारे पास में एज ये परसिस्टेंस लेयर। तो एप्लीकेशन क्रिएट करोगे तो सबसे पहले विजुलाइज करना है कि हम किस लेयर पे काम कर रहे हैं। तो जो भी जावा का कोड लिखोगे, डॉट नेट का कोड लिखोगे, पाइथन का लिखोगे, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखना हो तो मिनिमम मिनिमम हमको ये विजुलाइज करना है हम किस लेयर पे काम कर रहे हैं, या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं तो हमको इन्हीं लेयर से इंटरेक्ट करना पड़ता है ये। तो ये होता है हमारे पास में लेयर्स। प्रोग्रामिंग लेवर को लैंग्वेज को हमको क्या करना पड़ता है, स्ट्रक्चर यहाँ पर करना पड़ता है ये। तो ये लेयर्स क्या करती है, आपस में कम्युनिकेट करती है। तो कोर जावा में इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, इज रिलेशनशिप, हैज रिलेशनशिप, व्हाट इज एग्रीगेशन, एसोसिएशन, इस तरीके के क्वेश्चन हो जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर। तो जब क्लासेस आपस में कम्युनिकेट करती है, जब यहाँ पर जावा की क्लासेस आपस में कम्युनिकेट करती है, तो कम्युनिकेशन करने के हमारे पास में वे है, एक है हमारे पास में हेज रिलेशनशिप, एक है हमारे पास में इज रिलेशनशिप। तो इज रिलेशनशिप का मतलब होता है इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट, जहाँ पर एक क्लास दूसरी क्लास को क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है यहाँ पर ये। और हेजे का मतलब ये होता है कि एक क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरी क्लास में बन रहा है, दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट हमारे पास में यहाँ पर है, तीसरी क्लास में बन रहा है ये। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करो, इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करो, और उसकी मेथड को कॉल करो, इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे हेजर रिलेशनशिप। अब उसी के अंदर अलग अलग कैटेगरी होती है, एक होता है एग्रीगेशन, एक होता है एसोसिएशन, कंपोजिशन। तो ये अलग अलग क्या होते हैं, उसके ये फॉर्म होते हैं ये। किसी क्लास के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है, किसी क्लास के बीच में वीक रिलेशनशिप होती है। तो बेस्ड ऑन दैट के हमारे पास में क्या होती है, रिलेशनशिप होती है यहाँ पर ये। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर ये करना है कि ब्रेक करना है इन द फॉर्म ऑफ लेयर, थिंकिंग करना है इन द फॉर्म ऑफ लेयर। तो हम इस फॉर्म में क्यों ब्रेक कर रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हमारे पास में जो क्लाइंट से इंटरेक्ट करती है। अब वो हमारे पास में क्लाइंट से इंटरेक्ट करेगी, वो एंड यूजर से इंटरेक्ट करेगी। तो जब भी किसी भी टाइप का हमारे पास में रिक्वेस्ट आएगा यहाँ पर क्लाइंट साइड से, एंड यूजर से, तो वो रिक्वेस्ट को यहाँ पर प्रोसेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उसका रिक्वेस्ट लेना और इसके लिए रिस्पॉन्स देना, ये जो पर्टिकुलरली जो हमारे पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर की रहती है ये। तो ओवर द नेटवर्क किसी भी टाइप का क्या होता है हमारे पास में, यदि रिक्वेस्ट आता है ओवर द नेटवर्क, किसी भी टाइप का हमारे पास में रिक्वेस्ट आता है, तो वो हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हमारे प्रेजेंटेशन लेयर की यहाँ पर। अब ये जो लेयर है ये हमारे पास में ये एप्लीकेशन जो है ये,
ये किसी ना किसी सर्वर पे चल रही है यहाँ पर, ये किसी ना किसी सर्वर के ऊपर है, तो ये एप्लीकेशन नहीं है। अभी मैं इसको यहाँ पर एज ए एप्लीकेशन मान रहा हूँ। ये लेयर किसी ना किसी एप्लीकेशन के अंदर है ये। थोड़ा सा मुझे बड़ा करना पड़ेगा यहाँ पर ये। अब ये एप्लीकेशन किसी भी तरीके का मान के चल लो यहाँ पर ये कि ये फ्लाइट बुकिंग एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन है, तो अल्टीमेटली हम एप्लीकेशन का क्या बनाते हैं, बिल्डर बनाते हैं। तो ये वॉर फाइल होती है या जार फाइल होती है, मोस्टली वॉर फाइल रहेगी यहाँ पर ये। तो ये हमारा एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन जो रन होगा वो कहाँ पर रन होगा, ये हमारे सर्वर पे रन होगा ये। वो एग्जांपल के लिए टॉमकैट सर्वर ले लो, मोस्टली हम लोग टॉमकैट का यूज़ करते हैं। और भी सर्वर हो सकते हैं ये। और सर्वर नथिंग बट है सॉफ्टवेयर, जो कि हमारे वेब एप्लीकेशन को रन करता है। और ये किसी न किसी ये मशीन के ऊपर ये होता है ये सर्वर ये। तो तुम लर्न कर रहे हो तो सर्वर को लोकल लेवल पे इंस्टॉलेशन करोगे तो ये विंडो बेस्ड मशीन हो सकती है। और रियल टाइम में ये जो मशीनें होती है वो लिनक्स बेस्ड होती है, जहाँ पर हम लोग अलग अलग एनवायरनमेंट में हमारे एप्लीकेशन को रन करते हैं। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, क्यूए एनवायरनमेंट। क्यूए को कहीं एसआईटी एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, यूएटी एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो इन एनवायरनमेंट जहाँ पर हमारे रन एप्लीकेशन रन होते हैं, क्योंकि इन एनवायरनमेंट को जस्ट हमारे एप्लीकेशन के स्पेसिफिक ही हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो ये जो होते हैं यहाँ पर ये लिनक्स बेस्ड मशीन होती है। किसी भी टाइप की मशीन हो, ये हम वहाँ पर सर्वर को वहाँ पर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं ये। तो एज ए डेवलपर हमारे पास में विंडो या मैक ओएस होता है, बट एनवायरनमेंट के लेवल पे हमारे पास में लिनक्स बेस्ड ओएस होता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है एंड यूजर से इंटरेक्ट करने की। ऐसा हमारे पास में परसिस्टेंस लेयर है ये। तो परसिस्टेंस लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे डेटाबेस से इंटरेक्ट करने की है। कोई से भी टाइप का डेटाबेस हो सकता है, बट हमको क्या करना है कि एज ए जो है वो यहाँ पर एज ए परसिस्टेंस लेयर पे उसका कोड राइट करना है। ओरेकल, माई मोंगो डीबी जो भी कर रहे हो यहाँ पर ये। तो ये जावा का वो वाला कोड जो कि डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा वो तुमको परसिस्टेंस लेयर पे ले जाना है। और जावा का वो वाला कोड जो कि क्लाइंट से इंटरेक्ट करेगा वो हमको उसको यहाँ पर ले जाना है एज ये प्रेजेंटेशन लेयर या एपीआई लेयर पे ले जाना है। तो कोडिंग के लेवल पे तो हम क्या करते हैं कि जावा के कोड के लेवल पे हम लोग पैकेज क्रिएट करते हैं। तो एसी क्लासेस को हम लोग कहाँ रखते हैं, एज कंट्रोलर में रखते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग एज ए ये सर्विस पैकेज में रखते हैं। इसको हम लोग जो रखते हैं एज ए डाउ में रखते हैं, या फिर रिपोस्टरी। रिपोस्टरी अभी एंगुलर के, सॉरी, स्प्रिंग बूट के लेवल पे हम लोग बोलते हैं उसको। डाउ और रिपोस्टरी कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर ये। इसको सर्विस या बिजनेस पैकेज भी हम लोग राइट कर सकते हैं। तो ये जो कोडिंग के लेवल में पैकेजिंग दिख रही है वो नथिंग बट विजुलाइज करो कि वो एक तरीके से लेयर्स है ये। इसके अलावा भी हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड पैकेज होते हैं या यूटिलिटी पैकेज होते हैं। वो तो होते ही हैं एप्लीकेशन के लेवल पे, जहाँ पर कॉमन कोड है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक कोड है। बट जहाँ पर हमारे बिजनेस लॉजिक है, वो बिजनेस लॉजिक को हम लोग लेयर्स में राइट करते हैं। तो यहाँ पर जो है डेटाबेस का हमारा इंटरेक्शन होगा एज ए परसिस्टेंस लेयर पे। यहाँ पर होगा हमारा फ्रंट एंड का इंटरेक्शन होगा। तो जो सर्वर है, तो सर्वर इज नथिंग बट थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है ये, जिसके ऊपर हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय है ये। तो सर्वर सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट को जो ट्रैप करता है वो सर्वर करता है।
तो सर्वर हमारी रिक्वेस्ट को ट्रैप करता है यहाँ पर, ये अब जितने भी यूज़र है उसकी रिक्वेस्ट को जो है वो सर्वर यहाँ पर जो होगा वो ट्रैप करेगा ये यहाँ पर ये। तो हम लोग ब्राउज़र से सेंड कर रहे हैं तो हमारा प्रोटोकॉल यहाँ पर होगा HTTP और HTTPS नेटवर्क प्रोटोकॉल होते हैं ये। तो सर्वर क्या करता है यहाँ पर, हर रिक्वेस्ट के लिए एक थ्रेड क्रिएट करता है सर्वर। सर्वर भी एक सॉफ्टवेयर ही है जो कि काफ़ी चीज़ें हमको करके देता है ये। तो इसके लिए मान लो कि T1 थ्रेड क्रिएट किया यहाँ से ही, ये सब सर्वलेट के अंदर आता ही है। तो सर्वलेट का प्रोग्राम राइट करो और उसके अंदर थ्रेड को प्रिंट करवाओ, थ्रेड के नेम को, तो तुमको हर रिक्वेस्ट पे अलग अलग थ्रेड का नाम आएगा यहाँ पर ये। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर पे अलग अलग यूजर के लिए क्या हो रही है, यहाँ पर जो है वो अलग अलग थ्रेड आ रही है ये। तो यदि इंटरव्यू में पूछा जाए हैव यू यूज्ड मल्टी थ्रेडिंग, तो मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट हमने यदि नहीं भी पढ़ा है, नहीं भी अच्छे से जानते हैं, फिर भी तुमने इनडायरेक्टली मल्टी थ्रेडिंग को कहीं ना कहीं पर यूज़ किया है। यदि तुमने सर्वर यूज़ किया मतलब तुमने मल्टी थ्रेडिंग को यूज़ किया है यहाँ पर ये। क्योंकि सर्वर क्या करता है, हर रिक्वेस्ट के लिए एक नया थ्रेड क्रिएट करता है, और वही जो हमारा जो अलग अलग जो थ्रेड है वो हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस करता है। तो जब हम लोग जावा के अंदर, कोर जावा में मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं तो वहाँ भी यही काम करते हैं कि थ्रेडिंग से हम लोग अलग अलग थ्रेड क्रिएट करते हैं और एक कॉमन ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं ये। फिर उसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि लॉकिंग लगाते हैं सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज़ करके, कि एक बार में एक ही थ्रेड जाए वहाँ पर, एक ही थ्रेड उस मेथड के अंदर जाए ये, या उस ब्लॉक के अंदर जाए यहाँ पर ये। तो इनडायरेक्टली हमारे पास में जो है वो थ्रेडिंग सर्वर के लेवल पे रहती है, इवन हमने यदि थ्रेड कॉन्सेप्ट लर्न किया या नहीं किया है। बाकी सर्वर यदि यूज़ कर रहे हो, सर्वलेट का प्रोग्राम बनाया है मतलब कि इनडायरेक्टली थ्रेड का तुमने यूज़ किया है ये। अब यही रहता है सिनेरियो। तो जितने यूज़र एक बार में यहाँ पर एक्सेस करेंगे उतने थ्रेड क्रिएट हो जाएंगे सर्वर पे यहाँ पर ये। फिर वो प्रेजेंटेशन लेयर को यहाँ से एक्सेस करेंगे। प्रेजेंटेशन लेयर पे रिक्वेस्ट ट्रैप होती है। तो प्रेजेंटेशन लेयर पे यदि हम लोग टेक्नोलॉजी की यदि बात करें तो सर्वर पर यदि प्रेजेंटेशन लेयर पे यदि हम लोग किसी टेक्नोलॉजी के बारे में यदि बात करें तो यहाँ पर रिक्वेस्ट को ट्रैप करना और रिस्पॉन्स देना, यदि हम लोग टेक्नोलॉजी की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करने के लिए हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी है वो है सर्वलेट। सर्वलेट टेक्नोलॉजी है जो कि ये काम करती है, हमारे लिए रिक्वेस्ट को ट्रैप करती है, उसके बाद में रिस्पॉन्स को क्या करती है वो प्रिपेयर करती है। तो हम रिक्वेस्ट को लेते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स को हम वहाँ भी बना सकते हैं। सर्वलेट लर्न करते हैं तो कुछ भी हम लोग रिस्पॉन्स को वहाँ क्रिएट कर लेते हैं, अपने हिसाब से कुछ स्ट्रिंग क्रिएट कर लो। बट एज ए प्रोजेक्ट के हिसाब से हम लोग बात करें तो हमारी रिक्वेस्ट क्या होती है वहाँ से आगे वाली लेयर पे जाती है। तो आगे वाली लेयर पे जाएगी यहाँ पर, फिर सर्विस के लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस लॉजिक को राइट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का क्या हो सकता है, बिजनेस लॉजिक हो सकता है ये, मतलब हमारा कुछ कैलकुलेशन हो सकता है इधर, या फिर यहाँ पर हम कुछ थर्ड पार्टी कॉल दे सकते हैं, थर्ड पार्टी सिस्टम को यहाँ पर क्या करते हैं, कॉल करते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमको जो भी हमारा बिजनेस के अकॉर्डिंगली यदि किसी भी तरीके का लॉजिक है वो हमको क्या करना है, वो सर्विस के लेयर पर राइट करना है, या हमको कुछ थर्ड पार्टी सिस्टम कॉल करना है। तो यदि हमें कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना हो, यदि हमें क्या करना है, कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना हो, तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं सिंपल कुछ कोड जावा का लॉजिक है, या हमें कुछ यहाँ से थर्ड पार्टी सिस्टम कॉल करना है, लाइक यहाँ पर हम लोग मेलिंग का सर्वर, मैसेजिंग का सर्वर या थर्ड पार्टी वेब सर्विसेज कॉल करते हैं, उस हमें सर्विस के लेयर पे हैंडल करना है कि फिर
जिस भी तरीके का हमें क्या करना है कि डेटाबेस से यदि हमको इंटरेक्शन करना है यहाँ पर, तो उसके लिए हमें परसिस्टेंस लेयर पे जाना है यहाँ पर। ये तो परसिस्टेंस लेयर पर हम जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं वो JDBC टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं यहाँ पर। ये यदि हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें तो सर्वलेट टेक्नोलॉजी का यदि यूज़ करोगे तो सर्वलेट के अंदर जावा का कोड होता है, वो सर्वलेट के अंदर ही राइट करना पड़ता है। और UI का कोड होता है, HTML CSS, ये सब कोड सर्वलेट के अंदर राइट करना पड़ेगा। यदि HTML CSS JS, तो यहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्स बनेगा और वो एज ए क्लाइंट साइड जाएगा यहाँ पर ये, और वो एज ए क्लाइंट साइड विथ इन अवर ब्राउज़र। तो ये ब्राउज़र के अंदर क्या होगा, वो एग्जीक्यूट होगा। ये HTML CSS का जो कोड होता है वो ब्राउज़र के अंदर काम करता है। ब्राउज़र के अंदर होते हैं इंजन, इंजन के अंदर HTML CSS के कोड क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं यहाँ पर ही। तो ये यहाँ से क्या होते हैं, प्रोसेस होंगे और यहाँ पर जाएंगे। तो यदि सर्वलेट यूज़ करोगे तो बहुत सारा जावा कोड के अंदर ही तुमको HTML CSS का कोड राइट करना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो सर्वलेट टेक्नोलॉजी के अंदर ये सब आता है ये। तो तुमको यदि जावा के साथ में HTML CSS का कोड बहुत सारा राइट नहीं करना पड़े, कम कोड राइट करना पड़े, तो उसके अल्टरनेटिव लिए हमारे पास में एक JSP भी है, ये जावा सर्वर साइड पेज बोलते हैं जिसको ये, जहाँ पर हमारा काम जो है वो टेक बेस्ड लैंग्वेज में होता है। जावा का कोड है वो JSTL टैग के अंदर रहेगा। HTML CSS जो नॉर्मल हम लोग HTML CSS के पेज क्रिएट करते हैं वैसे ही क्रिएट करना है, बट पेज का नाम जो है हमको JSP देना है। तो यहाँ पर जो है वो सर्वर के अंदर एक जास्पर का कंटेनर रहेगा, वो कोड को कन्वर्ट करता है सर्वलेट के अंदर। तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्स जो आता है वो सर्वलेट से ही आता है। वो डायरेक्ट सर्वलेट राइट करो या JSP राइट करके उसको कन्वर्ट करो यहाँ पर। तो इस लेयर पे ये वाली टेक्नोलॉजी काम में आती है। और JDBC में यहाँ पर जो होता है वो डेटाबेस से हमारी कनेक्टिविटी होती है। तो JDBC से यदि कनेक्टिविटी लोगे तो ऑलवेज हमको कुछ स्टेप्स ऑलवेज जो है वो करना पड़ेगी, जिसमें कि है लोड द ड्राइवर, गेट द कनेक्शन, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, या फिर एज ए कॉलेबल इंटरफेस के जो मेथड उसको कॉल करना पड़ेगा, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमको SQL जो है वो राइट करना पड़ेगी कोड के अंदर। हमको SQL जो पास करना पड़ेगी कोड के अंदर ही है। तो SQL भी एक तरीके की लैंग्वेज है हमारे पास में ये, जो कि डेटाबेस अंडरस्टैंड करता, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो ये भी हमें क्या कोड के अंदर पास करना पड़ती है यहाँ पर ये। तो ये JDBC के केस में हमें क्या करना पड़ता है, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, ये स्टेप को रिपीटेडली हमको क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है यहाँ पर ये। अब यदि सिर्फ टेक्नोलॉजी पे यदि हम लोग बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी पे ही, टेक्नोलॉजी के लिए हमें काफ़ी सारा कोड करना पड़ेगा जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। फिर उसके अलावा यहाँ पर यदि एक क्लास दूसरी क्लास को कॉल कर रही है, दूसरी तीसरी को यहाँ पर कॉल कर रही है मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट के अंदर, तो हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर पे जितनी भी क्लासेस राइट करते हैं, सर्विस लेयर पे हम लोग जितनी भी क्लासेस राइट करते हैं, परसिस्टेंस पे हम लोग कितनी भी क्लासेस राइट करते हैं, तो बहुत सारी क्लासेस होती है हर लेयर के ऊपर ही। तो उन क्लास के ऑब्वियसली कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। और ऑब्जेक्ट कहाँ पर क्रिएट होंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे हमारे उस पर्टिकुलरली मशीन के अंदर। हमारा JVM रहेगा, उस JVM के अंदर ही हमारा सर्वर और हमारा एप्लीकेशन जो है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। तो उन पर्टिकुलरली जो ऑब्जेक्ट है हमारे बिजनेस के लेवल पे, यहाँ पर सारी क्लास के जो हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो उसको हमको ये मेक श्योर करना पड़ता है कि वो सिंगल टर्न हो वो। तो हमारे जो बिजनेस के लेवल पे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एज ए सिंगलटन होते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, लॉजिक रिटर्न है। वो लॉजिक जो है वो एज ए कॉमन है सारी रिक्वेस्ट के लिए। तो ऐसी क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका कोई मीनिंग भी नहीं है। और
सारे के सारे ऑब्जेक्ट जेवीएम में क्रिएट होते हैं, और जेवीएम के अंदर ही हमारे पास में अलग अलग जो होते हैं मेमोरी एरिया होते हैं, हीप एरिया है, स्टैक है। तो वो जो, जो भी मेमोरी हमारे पास में कहाँ पर है, वो जेवीएम के अंदर ही अलग अलग मेमोरी के एरिया रहते हैं, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को वहाँ पर रखते हैं। ऑब्जेक्ट नथिंग बट ए डेटा। तो यहाँ पर हम किसी भी तरीके के यदि ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग क्रिएट करते हैं, तो हमको ये मेक श्योर करना है कि ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो वो एज ए सिंगलटन हो। तो इंटरव्यू में पूछे जाने वाला ये कॉमन क्वेश्चन है, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। तो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न एक तरीके का एक डिजाइन पैटर्न है कि जो कि क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या करता है, वो ऐसा सिंगलटन करता है। तुम एनी हाउ कंडीशन उस क्लास का यदि ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो वो एक ही बार क्रिएट होगा वो। तो हमें कुछ क्लास में ऐसा करना पड़ता है कि उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं हो उसके, ये तो हमको इस लेयर पे जो है वो सिंगलटन क्लासेस क्रिएट करना पड़ता है मैन्युअली। तो इस पर्टिकुलरली हमारे पास में जो क्लास के जो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये सिंगलटन होना चाहिए यहाँ पर, ये इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है कि इस लेयर पे हो सकता है कि 50 क्लासेस हो, इस लेयर पे 50 क्लासेस हो, इस लेयर पे हमारे पास में 50 क्लासेस हो। तो एक जो हमारा लेगेसी प्रोजेक्ट है उसमें 1000 ऑफ क्लासेस भी हो सकती है। तो क्या होते हैं कि उन प्रोजेक्ट के अल्टीमेटली सर्वर के लेवल पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। तो बिजनेस लेवल ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसके लिए हमें जो है वो उसको सिंगलटेन जो है वो क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस लेवल क्लासेस के मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके अंदर लॉजिक रिटर्न है। अब उस लॉजिक के अंदर यदि यदि हम लोग यदि डेटा की बात कर रहे हैं, जैसे कि ये परसिस्टेंस लेयर है, अब परसिस्टेंस लेयर पे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि किसी भी तरीके के ऑपरेशन को यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो कौन से ऑपरेशन हम क्या करते हैं यहाँ पर परफॉर्म करते हैं? कोई कट ऑपरेशन को यदि हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, कट का मतलब है हमारे पास में C4 जो है, हमारे पास में कोई डेटा को हम क्रिएट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो यूआई के लेवल पे हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसी भी डेटा को यदि हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो यूजर इंटरफेस पे हमने किसी भी तरीके का यहाँ पे क्या करा, किसी फॉर्म को फिल किया, कोई डेटा को फिल किया, यदि हमने रजिस्ट्रेशन किया एज ए न्यू यूजर, हमने क्या करा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया, तो वहाँ पर क्या होगा, एक नया डेटा आएगा डेटाबेस के अंदर। फिर एग्जिस्टिंग डेटा को हमने क्या किया, यहाँ से यदि रीड किया यहाँ से ये, तो वो कहाँ पर जाएगा, वो ऐसे वो रीड के अंदर जाएगा। वहाँ से हमने कुछ अपडेट किया तो अपडेट के अंदर जाएगा। तो बेस्ड ऑन डेट हमारे पास में परसिस्टेंस लेयर पे क्या होगा, क्वेरी क्या होगी हमारी, एग्जीक्यूट होगी। तो हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो हमारे पास में परसिस्टेंस लेयर के साइड में जो है वो इंसर्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। अपडेट करेंगे तो अपडेट की क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। तो रियल टाइम एप्लीकेशन में कुछ इसी तरीके से हमारी क्या होती है, बिहाइंड द सीन क्वेरी काम करती है। रीड करोगे तो तुम्हारी सिलेक्ट की क्वेरी ही कॉल होगी, मोस्टली क्या होती है, सिलेक्ट की क्वेरी जो होती है वो कॉल होती है। और डिलीट करोगे तो डिलीट की होगी। तो जो भी एंड यूजर से हमारे पास में रिक्वायरमेंट आती है, एंड यूजर से, तो हम क्या करते हैं कि बेस्ड ऑन दैट के डेटाबेस में पीछे से ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होता है ये। तो यदि फ्रंट एंड से हमारे पास में रिक्वायरमेंट आई, तो वो सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकती है या मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल के लिए, यदि हमने यहाँ पर ये मेक माई ट्रिप में यदि हमने यहाँ पर ये होटल को यहाँ पर ये सर्च किया यहाँ पर ये, तो हमारे पास में क्या हुआ कि बहुत सारी होटल का यहाँ पर लिस्ट आएगा यहाँ पर ये। तो इस केस में क्या है कि ये हमारी रिक्वेस्ट आ गई यहाँ पर। तो हमारी रिक्वेस्ट यहाँ से जाएगी यहाँ पर, फिर वो एज ए सर्विस पे जाएगी, परसिस्टेंस पे जाएगी, और वो यहाँ से डेटाबेस में जाएगी, और वो क्या करेगी कि हमारी बेस्ड ऑन क्वेरी हमारे रिजल्ट लेकर आएगी।
तो रिजल्ट लेकर आएगी हमारे पास में। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारा डेटा आ रहा है, तो बहुत सारे डेटा को रखने के लिए यहाँ पर जो डेटाबेस के अंदर बहुत सारा डेटा है उसको हमको सर्वर पे लाना है। तो सर्वर पे हमारा क्या होता है, प्रोसेसिंग डेटा होता है। डेटाबेस में हमारा क्या होता है, परसिस्टेंस डेटा होता है, जो कि सेव डेटा रहता है। तो प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर लाना पड़ता है। तो प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर लाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है कलेक्शन का। तो हम प्रोसेस करेंगे, उसको यहाँ पर लेकर आएंगे, यहाँ पर कलेक्शन में यहाँ पर रखेंगे, फिर उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे, उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे यहाँ पर। फिर उसके लिए यहाँ पर जो है वो उसको उसके लिए हम लोग यूआई डेवलप करेंगे यहाँ पर ये। और यूआई डेवलप नहीं करना हो तो उसको जेसन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलरली मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए हमें यहाँ पर कलेक्शन को प्रिपेयर करना है यहाँ पर ये। तो कलेक्शन में प्रिपेयर करने के लिए हमें उसको किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पुट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास में कौन कौन से टाइप करेंगे, एक तो रहेगा जिसके अंदर हमारा लॉजिक रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस को ऑब्जेक्ट। लेकिन जहाँ पर जस्ट हम लोग डेटा को क्या करते हैं, प्रोसेस करवाते हैं। तो डेटा हमारा यहाँ से भी आ सकता है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ भी जा सकता है। और डेटा हमारा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ भी जा सकता है। और डेटा सिंगल भी हो सकता है, डेटा मल्टीपल भी हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने होटल का जो यहाँ पर ये डिटेल जो सर्च किया, अब मुझे क्या करना है कि सिर्फ सिंगल होटल का डिटेल चाहिए मुझे ये, तो मैंने उस पर क्लिक किया। तो यहाँ पर मुझे सिंगल होटल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो निकल के आ रही है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो लॉजिक है उसके लिए हमारे पास में बिजनेस क्लास है, बट जो हमारे पास में डेटा है उस डेटा को रखने के लिए हमें हर लेयर के ऊपर क्या होती है, हमारे पास में पोजो क्लासेस होती है। पोजो का मतलब है प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हमारे पास में जस्ट क्या होती है, इंफॉर्मेशन। तो डाओ के लेयर पे हमारे पास में पोजो क्लासेस हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग पोजो क्लासेस को यहाँ पर बोलेंगे एज ए, अलग अलग टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं। तो कहीं पर डीटीओ बोलते हैं, कहीं पर एंटिटी बोलते हैं। तो तो ये जो क्लास जो रहेगी ये जस्ट इंफॉर्मेशन रखेगी, ये डीटीओ हो सकती है या वो एंटिटी हो सकती है यहाँ पर ये। तो जेडीबीसी के केस में हम मोस्टली डीटीओ बोलते हैं, और हाइबरनेट के केस में हम लोग एंटिटी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग एसक्यूएल राइट नहीं करते हैं, वो हमारा जो है वो हाइबरनेट ही करके दे देता है यहाँ पर ये। तो इस लेयर पे लॉजिक के लेवल पे हम लोग बात करेंगे तो बिजनेस लॉजिक के लेवल पे हमारी क्लास होगी। और जो ये डीटीओ क्लास होगी जिसके अंदर क्या होगा, हमारे पास में जस्ट इंफॉर्मेशन रहेगा यहाँ पर ये। तो जो भी हम लोग डेटाबेस से डेटा को निकालेंगे तो जावा के लेवल पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ऑब्जेक्ट में रखना पड़ेगा। अब वो सिंगल रिकॉर्ड भी हो सकता है, तो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डाल लो। और वो एज ए बहुत सारा रिकॉर्ड भी हो सकता है। तो इन द फॉर्म ऑफ द कलेक्शन हमको क्या करना पड़ता है कि उसको कलेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर डालना पड़ता है। तो उसके लिए इस केस में हम लोग मोस्टली लिस्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे डेटा को निकालते हैं यहाँ पर ये, तो हम लोग लिस्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, या कहीं पर मैप को करते हैं बेस्ड ऑन यूज़ केस, बट मोस्टली इस सिनेरियो में लिस्ट का यूज़ होता है। तो हम लोग इस कलेक्शन में इस कलेक्शन को या सिंगल ऑब्जेक्ट को फिर हम लोग आगे की तरफ पास करेंगे। और हम यहाँ पर उसको आगे की तरफ पास करेंगे। अब यदि हमको उस पर्टिकुलरली हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यदि हमें किसी भी तरीके का फिल्टर लगाना हो, किसी भी तरीके का कुछ मॉडिफिकेशन हो, तो डेटा के लेवल पे फिल्टर यहाँ भी लगा सकते हो। या फिर हमें हमारे पास में जो रिकॉर्ड आया उसके ऊपर कुछ और बिजनेस लॉजिक अप्लाई करना, तो सर्विस लेयर पे हम लोग उसको अप्लाई करवा सकते हैं यहाँ पर ये। अब सपोज करो कलेक्शन में डेटा आ गया यहाँ पर ये, फिर उसके बाद में हमने उसको यहाँ पर लेकर आए, और हमें बोला गया कि यहाँ पर जो भी ये वाला डेटा है उसको हमको कैपिटल लेटर में चाहिए या ऐसा डेटा नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जावा 8 स्ट्रीमिंग एपीआई यूज़ करके डेटा को मैनिपुलेट करवा सकते हो यहाँ पर ये। तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ये लोग हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं यहाँ पर ये। फिर उसको यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर पे लाएंगे, उसके ऊपर HTML CSS अप्लाई करवाएंगे यहाँ पर डेटा पे, और उसको यहाँ पर हम लोग सेंड करेंगे यहाँ पर। तो प्रेजेंटेशन लेयर पे लाने के बाद में हम लोग उसको कहाँ पर क्लाइंट साइड में क्या करेंगे, उसको सेंड करेंगे यहाँ पर ये। तो ये अलग अलग लेयर्स पे क्या करते हैं हम, क्लास यहाँ पर जो है वो राइट करते हैं ये। तो
जिसमें हम लोग डेटा रखेंगे, ऐसी क्लासेस को हम लोग बोलते हैं पोजो क्लास। तो हम परसिस्टेंस लेयर पे जो पोजो क्लासेस राइट करते हैं उसको डीटीओ या एंटिटी बोलते हैं। ऐसा हम लोग सर्विस लेयर पे यदि कुछ पोजो क्लासेस को राइट करते हैं तो उसको हम लोग एज ए वैल्यू ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये क्लासेस कुछ भी हो सकती है, अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से वेरी कर सकती है। अल्टीमेटली वो पोजो क्लासेस होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डेटा रखते हैं। फिर हम लोग कंट्रोलर के लेवल पे बाइंडिंग क्लासेस बोलते हैं उसको, या मॉडल क्लासेस बोलते हैं। ये कोई सिग्मा रूल नहीं है कि यही नाम रखना है, ये पैकेज के नाम रहते हैं जिसके अंदर पोजो क्लासेस रहती है। और इससे ये पता चलता है कि ये इस लेयर की है, ये मॉडिफाई भी हो सकता है कि वो डीटीओ को ऐसे वो प्रेजेंटेशन पे यूज़ करते हो, ये मॉडल को ऐसे परसिस्टेंट पे यूज़ करते हो। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से वेरी कर सकती है ये। तो पोजो क्लासेस का कोई रूल नहीं है कि यहाँ पर यही नाम रखना है, पैकेज का यहाँ पर यही नाम रखना है। वो प्रोजेक्ट के हिसाब से अलग अलग भी रख सकते हैं। एक बार यदि हमको किसी प्रोजेक्ट का क्लियर हो गया कि प्रेजेंटेशन लेयर पे यूज़ होने वाली पोजो क्लासेस ये वाली है, तो फिर हमको हमेशा प्रोजेक्ट में किसी भी तरीके का रिक्वायरमेंट आता है या किसी भी तरीके का चेंज रिक्वेस्ट आता है या कोई बग आता है, न्यू एग्जिस्टिंग में कुछ हमको नया ऐड करना है, एक वेरिएबल ऐड करना है, तो फिर करस्पॉन्डिंग पोजो क्लासेस में हमको वो ऐड करना पड़ता है। या डेटा रीड करना है तो उस पोजो क्लास से हमको डेटा रीड करना पड़ता है। तो एक हो गया हमारे पास में बिजनेस क्लासेस, और एक होगा हमारे पास में उसके करस्पॉन्डिंग पोजो क्लासेस। तो ऐसे 6 पैकेज तो प्रोजेक्ट लेवल पे इसी में ही मिल जाते हैं ये, वो उसके पोजो क्लासेस से रिलेटेड और उसकी बिजनेस क्लासेस से रिलेटेड। तो टेक्नोलॉजी पे यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमें क्लासेस राइट करना पड़ेगी, उसको सिंगलटन एश्योर करना पड़ेगा। सिंगलटन ऐसे ही नहीं हो जाएगा, सिंगलटन बनाना पड़ता है। तो सिंगलटन क्लास जो है उसको हमारे पास में करने के लिए हमारे पास में रूल होते हैं, क्लास को सिंगलटन बनाने के रूल होते हैं कि हमारा कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होना चाहिए, उसके अंदर एक मेथड होना चाहिए, वो लॉजिक के साथ इस तरीके से राइट करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट हम इसलिए करते हैं कि कोई और उसका क्लास क्रिएट नहीं कर सके, मल्टीपल क्लासेस क्रिएट नहीं हो सके। हमें एक फैक्ट्री मेथड यहाँ पर क्रिएट करना पड़ती है। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सिंगलटन क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, ये क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न की कैटेगरी में आता है ये। तो सिर्फ और सिर्फ यदि तुम टेक्नोलॉजी का यदि यूज़ करते हो तो ये सब एफर्ट तुमको लगाने पड़ेंगे। और बिजनेस क्लासेस को सिंगलटन करने के हर क्लास के अंदर वाला लॉजिक राइट करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करना पड़ेगा। और उसके अंदर जो जो एक मेथड है फैक्ट्री मेथड, उसको बार बार राइट करना पड़ेगा हर क्लास के लेवल पर। वो खुद को सब मैनुअली राइट करना पड़ता है यहाँ पर ये। फिर सर्वलेट राइट करोगे, उसके बाद में सर्विस लेयर राइट करोगे, परसिस्टेंस लेयर पर राइट करोगे। सर्वलेट का जो कोड रहता है वो बाय डिफॉल्ट सिंगलटन ही रहता है सर्वर, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है वो हमारा सर्वर क्रिएट करता है। बट सर्विस लेयर और परसिस्टेंस लेयर पे ऑब्जेक्ट को सिंगलटन हमको बनाना पड़ेगा इफ़ वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। फिर टेक्नोलॉजी यदि यूज़ करोगे तो जेडीबीसी की कुछ स्टेप है वो बार बार फॉलो करना पड़ेगी, हर बार कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, हर बार क्वेरी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फिर उसका रिजल्ट जो भी आएगा वो रिजल्ट को उठा के फिर हमको कलेक्शन में रखना है, या सिंगल रो है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखना है। ये स्टेप को हमको बार बार राइट करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो जो कॉमन स्टेप जो बार बार राइट करना पड़ रहा है वो 4-5 लाइन का हो, जो कि रिपीटेडली हमको राइट करना पड़ रहा हो, तो ऐसे कोड को हम लोग बोलते हैं बायलर प्लेट कोड। तो बिजनेस लॉजिक के अलावा हमको कहाँ कहाँ एफर्ट लेना है, बायलर प्लेट कोड राइट करने में एफर्ट लेना है। फिर यहाँ पर सर्वलेट जेएसपी यूज़ करोगे तो साथ में ही HTML CSS को कोड राइट करना है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी यहाँ पर। फिर मैन्युअली यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिंगलटन करना पड़ेगा। सर्वलेट की क्लास तो एज इट इज सिंगलटन रहती है वो, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट है वो सर्वर क्रिएट करता है। बट ये ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, तो सर्विस लेयर का ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट करवाएंगे, परसिस्टेंस का यहाँ पर क्रिएट करवाएंगे। एक लेयर दूसरी लेयर को क्या करेगी, आपस में कॉल करेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोलोब्रेशन। तो इतने एफर्ट हमको लगाना पड़ेंगे यहाँ पर ये। तो इतने एफर्ट नहीं लगाना पड़े इसके लिए हमारे पास में आता है, रोल में आता है हमारे पास में फ्रेमवर्क।
तो फ्रेमवर्क क्या करता है हमारे लिए? तो अलग अलग लेयर्स पे काम करने के लिए हमारे पास में आते हैं फ्रेमवर्क। तो पहले के सिनेरियो में हमारे पास में फ्रेमवर्क आया था पहले, परसिस्टेंस लेयर पे काम करने के लिए फ्रेमवर्क आया था हमारे पास में स्ट्रट्स, जो कि प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करता था। सॉरी, स्ट्रट्स का जो फ्रेमवर्क है वो प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करता था हमारा, उसके लिए हमारे पास में आया स्ट्रट्स। तो स्ट्रट्स 1.x आया, फिर उसके बाद में 2.x आया, और उसके बाद में वो ख़त्म ही हो गया वो। तो ये फ्रेमवर्क अराउंड 2012-13 के टाइम ज़्यादा फेमस थे, उस समय स्प्रिंग मार्केट में नया नया आया था ये। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करता था ये। तो यहाँ पर जो है वो एक फ्रंट कंट्रोलर होता है यहाँ पर ये, उसका नाम मैं भूल गया हूँ मैं ये। तो वो एक सर्वलेट होता है, एक फ्रंट कंट्रोलर होता है ये, वो रिक्वेस्ट को ट्रैप करता है, और इसके अंदर XML होते हैं जो कि उसको पर्टिकुलरली बिजनेस लॉजिक जो रहता है उस UI के लिए, उस पर वो क्या क्या करते हैं, वो रिडायरेक्ट होते हैं। वो सब XML में कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका ये, बट वो काम जो करता है वो एज ए प्रेजेंटेशन लेयर पे करता है वो काम। फिर सर्विस लेयर पे हमारा जो फ्रेमवर्क काम करता था पहले, EJB। तो ये जो EJB है ये, एंटरप्राइज जावा बीन, तो ये जो है वो सर्विस लेयर पे काम करता था, और ये कॉल होता था उस सर्वर की लाइफ साइकिल से। सर्वर के अंदर जो है वो, सर्वर के अंदर से ये EJB की मेथड जो जो होती थी, कॉल होती थी। फिर हमारे पास में यहाँ पर जो फ्रेमवर्क आया हमारे पास में, ये आया हाइबरनेट। हाइबरनेट, आईबेटिस, मोस्टली हाइबरनेट ही हमारे पास में फेमस है, जिसको हम लोग बोलते हैं ORM टूल, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग। तो ORM टूल यह करता है कि यदि हम लोग प्रीवियसली यदि JDBC का यदि हम लोग यूज़ करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, SQL का जो क्वेरी है वो JDBC के कोड के अंदर राइट करना पड़ेगा ये। तो SQL जो है वो क्वेरी जो है वो एज ए वो डेटाबेस साइड एग्जीक्यूट होती है, बट उसको राइट हम यहाँ कहाँ पर करेंगे, हमारी कोड में करेंगे ये। तो हमें SQL के कोड को जो है वो यहाँ पर राइट करना पड़ेगा, SQL के कोड को यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, यहाँ से वो उसको राइट करते हैं यहाँ पर। तो हाइबरनेट के अंदर हम लोग SQL राइट नहीं करते, हम लोग जावा का कोड राइट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और ये कन्वर्ट होता है इंटरनली SQL में ये। तो यहाँ पर क्या होती है, डायलेक्ट फाइलें होती है, उन फाइलों के बेस पे जो करस्पॉन्डिंग डेटाबेस है वहाँ पर क्या होता है, हमारा जो SQL ऑटोमेटिकली बनता है यहाँ पर ये। तो यदि हम यहाँ पर ओरेकल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, अब ओरेकल के अलावा हम यदि MySQL यदि यूज़ कर रहे हैं या कोई और अदर डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, तो हर डेटाबेस के लिए क्या होता है कि SQL मॉडिफायर होते ही हैं। तो यदि हमने डेटाबेस चेंज किया यहाँ पर, तो हमें फिर यहाँ पर उसका SQL चेंज करना पड़ेगा ये। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास में है ये हाइबरनेट। तो हाइबरनेट के अंदर होती है डायलेक्ट फाइल, तुमको एक बार कोड राइट करना, और कोई भी डेटाबेस यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है वो SQL को, और जो है वो क्वेरी जो है वो जनरेट हो जाती है ऑटोमेटिकली। इसके अलावा हाइबरनेट के पास में बहुत सारे फीचर होते हैं, लाइक कैशिंग करने के लिए हमारे पास में फीचर है। तो हमारा डेटा जो होता है यहाँ पर कैश हो जाता है ये हाइबरनेट में। फर्स्ट लेवल कैश है, सेकेंड लेवल कैश है, तो वो उसको मैन्युअली JDBC में करवाना हो तो बहुत सारे एफर्ट लगाना पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हमको फ्रेमवर्क में क्या होती है, वो फैसिलिटी मिलती है यहाँ पर ही। तो क्राइटेरिया API है, एक HQL है यहाँ पर, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। तो ज़्यादा बड़ा बड़ा क्वेरी भी नहीं लिखना, छोटी छोटी क्वेरी में हमारा काम हो जाएगा, इंटरनली जो है हमारा फ्रेमवर्क का देख लेगा ये। तो मैन्युअली अलग अलग लेयर के भी हमारे पास में फ्रेमवर्क अवेलेबल थे। बट ये क्या करेंगे, हमारे एज ए परसिस्टेंस लेवल पे हमारे पास में एफर्ट को कम करेंगे। ये हमारा एज ए प्रेजेंटेशन पे करेंगे, यहाँ पर EJB पे करेंगे यहाँ पर ये। बट इन फ्रेमवर्क को यदि यूज़ कर रहे हैं तो वो फ्रेमवर्क का क्या होगा, अपना अपना एक वर्जन होगा ये। मान लो कि हाइबरनेट का 5.x वर्जन यहाँ पर यूज़ हो रहा हो, या 4.x वर्जन यूज़ हो रहा हो। स्ट्रट्स का जो है वो
1.x 2.x यूज़ हो रहा हो, ईजेपी का कोई वर्जन यूज़ हो रहा हो ये। ईजेपी पे मैंने इतना ईजेपी पे मैंने काम ही नहीं किया है, बहुत पहले ही वो आउटडेटेड हो गया है वो। बट वो एज ए सर्विस लेयर पे काम करता था ये। तो अलग अलग फ्रेमवर्क का आपस में इंटीग्रेशन करवाना है, या हम लोग क्रॉस इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं कि हम लोग परसिस्टेंस लेयर पे जेडीबीसी का यूज़ कर रहे हैं, हाइबरनेट का नहीं कर रहे हैं। तो अलग अलग फ्रेमवर्क या अलग अलग टेक्नोलॉजी का भी आपस में हम लोग अलग अलग लेयर पे यूज़ करते थे पहले। तो यहाँ पर क्या है कि जब बात आती है फ्रेमवर्क की, तो फ्रेमवर्क क्या होते हैं, सेमी डेवलप्ड कोड होते हैं। काफ़ी सारा कोड जो हमारे पास है पहले से क्या होता है वो अवेलेबल रहता है, और उसका क्या होता है अपना एक स्पेसिफिक वर्जन भी होता है। तो उस वर्जन से रिलेटेड जार फाइलें होती है, तो अलग अलग फ्रेमवर्क की अलग अलग क्या होती है जार फाइलें रहती है, उसका एक स्पेसिफिक वर्जन रहता है। अब इसके अलावा यदि हम लोग कुछ थर्ड पार्टी एपीआई यूज़ करते हैं, मान लो हम लोग लॉगिंग एपीआई यूज़ कर रहे हैं लॉगिंग करने के लिए एप्लीकेशन में, तो उसका भी एक अपना वर्जन रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर चैलेंजेस ये आते हैं कि इस टाइप की एप्लीकेशन में हमको एक तो मल्टीपल टाइप के फ्रेमवर्क इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वो वर्जन आपस में कॉम्पिटेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब हो सकता है कि स्टड्स 2.x है वो हाइबरनेट का 4.x ही सपोर्ट करता है, 5.x सपोर्ट नहीं करेगा वो, क्योंकि सारे के सारे जो फ्रेमवर्क होते हैं वो जावा के किसी स्पेसिफिक वर्जन पर बनते हैं। वो जावा 17 सपोर्ट करते हैं, 21 सपोर्ट नहीं करते हैं। तो वो स्पेसिफिक वर्जन पे ही काम करते हैं ये। तो वो जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्कों को आपस में इंटीग्रेट करते हैं, तो हमें वर्जनिंग रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट आते हैं काफ़ी सारे। तो उसी को रिजॉल्व करना पड़ता है, पता करना पड़ता है क्या है, उनकी कम्युनिटी से बात करना पड़ता है, सपोर्ट करता है नहीं करता है ये। तो काफ़ी हमारे पास में क्या होते हैं वर्जन से रिलेटेड इशू आते हैं ये। तो उसको भी हमको रिजॉल्व करना पड़ता है यदि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क लाइब्रेरी आपस में इंटीग्रेट करवाते हैं तो ये मेजरली ये प्रॉब्लम थी अर्लियर सिनेरियो में ही। तो जिस समय स्टड्स नया नया आया था उस समय स्प्रिंग स्टड्स पुराना था, ज़्यादा यूज़ होता था उस समय स्प्रिंग, मार्केट में नया नया था और वो किसी ना किसी मॉड्यूल पे के ऊपर ही काम करता था वो। तो यहाँ पर स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है वो इंटरफेस 21 कंपनी का नाम है। पहले उसका नाम इंटरफेस 21 था, रॉड जॉनसन जिसने वो क्रिएट किया। तो क्या होता है किसी भी एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है, तो फ्रेमवर्क जो है वो तुम्हारा जो है वो बाइलर प्लेट कोड को जो है वो रिजॉल्व करते हैं, कॉमन जो कोड है उसको रिजॉल्व करते हैं। टेक्नोलॉजी के लेवल पर यहाँ पर क्या होते हैं डिज़ाइन पैटर्न लगे हुए होते हैं। तो जो जो भी एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको एनालिसिस करके स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने अलग अलग क्या करे मॉड्यूल बना यहाँ पर ये। तो जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना है उसका आपस में कम्युनिकेशन करवाना है, उसको सिंगलटन असाइन करवाना है यहाँ पर। तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा काम स्प्रिंग फ्रेमवर्क का कर देता है हमारा स्प्रिंग के कोर मॉड्यूल में। तो जो स्प्रिंग का जो कोर मॉड्यूल होता है, स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएशन उनका आपस में जो कोलोब्रेशन है उसको सिंगलटन प्रोवाइड करने का काम जो है वो हमारा स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल कर देगा ये। बट स्प्रिंग के कोर मॉड्यूल को बताना पड़ेगा ये कि कौन कौन सी जो क्लास है वो उसके लिए हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसको सिंगलटन करना है, सब करके दे देगा यहाँ पर। तो स्प्रिंग के अंदर आईओसी का क्या होता है कंटेनर होता है यहाँ पर ये। तो उनका एक रेडी मेथड क्लास है, वहाँ पर जस्ट हमको क्या करना हमारी इन्फॉर्मेशन को पास करवाना है कि कौन कौन सी जो क्लासेस है उसके लिए हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसको सिंगलटन रखना है। तो कॉन्फ़िगरेबल होता है वो। तो स्प्रिंग के कोर मॉड्यूल का काम है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, उसको स्कोप प्रोवाइड करना। फिर कोई ऑब्जेक्ट रिपीटेडली यूज होते हैं तो उसको इसकी कैशिंग करना इंटरनली, तो बार बार वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होंगे। तो वो सारी लेयर्स के ऊपर क्या करता है वो काम करता है ये। तो आईओसी कंटेनर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर ये। तो ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क का कई पार्ट है ये। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं एज ए बेस मॉड्यूल। तो स्प्रिंग में के बेस मॉड्यूल में हमें ये लर्न करना पड़ता है कि कैसे हम क्या करते हैं यहाँ पर आईओसी कंटेनर का यूज़ करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसको स्कोप प्रोवाइड करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट आपस में क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं। तो हमें
सिंगलटन करने का हेडक भी हमको नहीं लेना है, उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का हेडक भी नहीं लेना है। क्योंकि यदि हम लोग प्योर टेक्नोलॉजी का यदि यूज़ कर रहे हैं तो बार बार हमको न्यू का यूज़ करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये अब एक दूसरे को कॉल करेंगे ये, फिर सिंगलटन इंश्योर करना पड़ेगा, तो बार बार वो सिंगलटन करने का कोड राइट करना पड़ेगा। तो वो सब काम हमारा स्प्रिंग कोर हैंडल कर लेता है, जस्ट हमको उसको इन्फॉर्म करना है। तो इसको इन्फॉर्म करने के लिए हमारे पास में अप्रोच होती है अलग अलग। तो पहले एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच हम लोग यूज़ करते थे, जिसके अंदर हम लोग क्लासेस का कॉन्फ़िगरेशन करते थे ये, बट वो पहले करते थे। अब हमारे सारी चीज़ें रिप्लेस हो गई है हमारी ये एनोटेशन से। तो स्प्रिंग के अलग अलग वर्जन आए, जहाँ पर पहले एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच यूज़ होती थी, बाद में एनोटेशन बेस्ड अप्रोच यूज़ होती है। अब एनोटेशन कैसे काम करते हैं वो कोर जावा के अंदर आता है कि एनोटेशन इंटरनली वर्क कैसे करते हैं ये। बट अभी हम लोग क्या करते हैं, एनोटेशन बेस्ड जो अप्रोच है उसको हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर। ये तो वो एक तरीके का मेटा डेटा है, इंफॉर्मेशन है, जो कि हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं किसी न किसी कंटेनर को। तो यहाँ पर हमारे पास में आईओसी कंटेनर, तो आईओसी कंटेनर के अंदर हमको सब कुछ जो है वो कॉन्फ़िगर करना है। तो कंटेनर कुछ नहीं होते, कंटेनर एक स्पेशल प्रोग्राम होते हैं जो कि हमारे डेवलपर के एफर्ट को क्या करते हैं, कम करते हैं ये। तो ऐसे हमारे पास में सर्वलेट के अंदर भी क्या होता है, सॉरी सर्वर के अंदर भी क्या होता है, कंटेनर ही होता है। तो सर्वर के अंदर कंटेनर होता है जो कि सर्वलेट को एग्जीक्यूट करता है, सर्वलेट के कोड को एग्जीक्यूट करेगा वो, तो वो रीड करेगा कंटेनर हमारे एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर को, उसके अंदर से फाइंड आउट करेगा कि उसके अंदर एक्सएमएल है, वेब डॉट एक्सएमएल है, उसके अंदर से फाइंड आउट करेगा। लेकिन वहाँ भी एनोटेशन से रिप्लेस हो गया है। तो कौन सी क्लास के ऊपर एट द रेट हमारा वेब सर्वलेट एनोटेशन लगा हुआ है, तो उसको क्या कर देगा वो, वहाँ पर वो हमारा सर्वर का जो कंटेनर जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, उसकी लाइफ साइकिल मेथड को, जो भी सर्वलेट की लाइफ साइकिल मेथड है। तो वहाँ भी कंटेनर है, तो कंटेनर का एक स्पेशल पर्पस होता है। तो इसका क्या करके रखा हुआ है कि स्प्रिंग के अंदर हमको आईओसी कंटेनर मिला हुआ है ये। अब आईओसी कंटेनर भी अलग अलग कैटेगरी का होता है। यदि हमारा सिंपल एप्लीकेशन है तो उसका अलग आईओसी कंटेनर है, यदि हमारा वेब एप्लीकेशन है तो उसका अलग आईओसी कंटेनर है। फिर हमारा रिएक्टिव एप्लीकेशन है जो स्प्रिंग बूट के केस में भी आता है, तो उसके लिए अलग कंटेनर है। तो वो वहाँ पर हर काम के लिए अलग अलग कंटेनर है हमारे पास में। जो भी टाइप का एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो तो उससे रिलेटेड कंटेनर जो है वो क्रिएट हो जाता है, वो हमारे लिए काम करता है वो। तो ये बेस मॉड्यूल है ये, जिसका काम है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, उसको सिंगलटन प्रोवाइड करना, उसकी कैशिंग करना। तो ये बेस मॉड्यूल है ये। तो ये बेस मॉड्यूल के अंदर हमको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, हमको बताना पड़ता है आईओसी कंटेनर को। तो हम लोग एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच से भी बता सकते हैं, या एनोटेशन बेस्ड अप्रोच से भी बता सकते हैं, या हम लोग क्लास बेस्ड अप्रोच से भी इसको बता सकते हैं। ये हमारे पास में अलग अलग अप्रोच है आईओसी को कॉन्फ़िगरेशन करने की, प्रैक्टिकली हम लोग बाद में देखेंगे यहाँ पर ये। फिर प्रेजेंटेशन लेयर पे हमारे लिए मॉड्यूल आता है स्प्रिंग का एमवीसी मॉड्यूल। तो यहाँ पर क्या करो कि स्प्रिंग का एमवीसी यूज़ कर लो प्रेजेंटेशन लेयर पे। यदि हमको एपीआई क्रिएट करना है तो स्प्रिंग का रेस्ट मॉड्यूल यूज़ कर लो। तो सब कुछ स्प्रिंग कम्युनिटी ने यदि दे के रखा हुआ है यदि ये, तो हमें वर्जन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएंगे, क्योंकि हम स्प्रिंग का यूज़ कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट भी वही क्रिएट करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में भी हमको यहाँ पर एफर्ट नहीं लगाना पड़ेंगे यहाँ पर ये, क्योंकि स्प्रिंग कोर कर देगा। यदि हमको वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो एमवीसी यूज़ करेंगे, यदि हमको एपीआई क्रिएट करना है तो हम रेस्ट यूज़ करेंगे। ऐसा ही यदि हमें परसिस्टेंस लेयर के साइड में यदि हमको एसक्यूएल क्वेरी पास करवाना है तो हम जेडीबीसी मॉड्यूल यूज़ कर लेंगे। यदि हमें ओ आर एम यदि यूज़ करना तो स्प्रिंग का हम लोग ओ आर एम मॉड्यूल यूज़ कर लेंगे यहाँ पर ये। एप्लीकेशन लेवल हमको क्या करवाना है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज़ कर लेंगे, तो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन को हम लोग यहाँ पर अचीव कर लेंगे। तो ये सब क्या है, अलग अलग मॉड्यूल है। अब ये जो मॉड्यूल जो है वो सारी की सारी लेयर्स पे क्या करते हैं, ये काम करते हैं ये। फिर सर्विस के लेयर पे हम यहाँ पर यदि कुछ थर्ड पार्टी सिस्टम कॉल कर रहे हैं, तो हमारे पास में मेलिंग से रिलेटेड या मैसेजिंग से रिलेटेड कुछ एक्सटर्नल सिस्टम को हम कॉल कर रहे हैं, या
एज ए कुछ काफका सर्वर या RabbitMQ कॉल कर रहे हैं सर्विस से ही है। तो सबके लिए क्या हुआ कि स्प्रिंग ने अपना जो है वो मॉड्यूल दे के रखा हुआ ये। लेकिन कम से कम इतने मॉड्यूल का तो हमें जो है वो नॉलेज चाहिए ही स्प्रिंग के लेवल पे यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग MVC, स्प्रिंग JDBC, स्प्रिंग सिक्योरिटी, तो ये क्या करता है हमारे लिए काफ़ी एफर्ट को क्या कर देता, कम कर देता, हमको एप्लीकेशन लेवल पे इतने एफर्ट लगाने नहीं पड़ते हैं। बट स्प्रिंग के केस में क्या होता है कि हमें कॉन्फ़िगरेशन को पास करना पड़ता है। तो स्प्रिंग को ही और एडवांस किया और स्प्रिंग बूट बनाया, काम वो सेम ही करता है स्प्रिंग बूट भी। लेकिन स्प्रिंग बूट के अंदर हमें बहुत कम कॉन्फ़िगरेशन करना है। स्प्रिंग बूट के अंदर IOC कंटेनर जो है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है ये कि कौन सा IOC कंटेनर उसको क्या करवाना है, एप्लीकेबल करवाना है ये स्प्रिंग बूट के अंदर ही। फिर स्प्रिंग बूट की हेल्प से हम क्या करते हैं, क्विक API जो है वो क्रिएट करते हैं। क्विकली हमारे API क्रिएट हो जाते हैं उसके अंदर। तो उसको थोड़ा स्प्रिंग बूट को और अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा हमें ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर देखना पड़ेगा ये। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। फिर हम लोग स्प्रिंग कोर को जो है अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद में हम लोग स्प्रिंग MVC और स्प्रिंग JDBC ORM देखने के बाद में हम लोग स्प्रिंग बूट के अंदर एंटर करेंगे। तो हमें पता चलेगा कि स्प्रिंग बूट में क्या चीज़ है जो वो रिड्यूस हुई है वो। तो उसको हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन में। यस।